गुरुजी फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिए आज हम जो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है और दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m2 है। ये एक सरफेस पे रखा हुआ है जो सरफेस स्मूथ है। ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है। और ये दोनों ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अभी जो है इसको कोई पकड़ के x0 से इलोंगेट कर दिया। इस ब्लॉक को कितना से इलोंगेटेड है ये स्प्रिंग? x0 से कोई पकड़ लिया और x0 तक इलोंगेट करके और छोड़ दिया। और उसके बाद इसमें पूछ क्या रहा है कि ये छोड़ने के बाद जब फिर इस दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी जब जीरो होगा तब तक जब दोनों ब्लॉक का फिर से वेलोसिटी जीरो होगा, जब हम पकड़ के छोड़ देंगे, उस समय तक ये m1 कितना चल चुका होगा और m2 कितना चल चुका होगा। तो सबसे पहले देखिए, जब हम इसको पकड़ के ऐसे करके छोड़ देंगे तो इस सिस्टम पर इंटरनल फोर्सेज, स्प्रिंग कैसा है? इस सिस्टम का इंटरनल फोर्सेज है। और इस सिस्टम पर स्प्रिंग फोर्स के अलावा आप देखिए स्प्रिंग कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। इस सिस्टम के बाहर का फोर्स थोड़ी है। तो इस सिस्टम के बाहर से इस सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है? कोई भी फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब इस सिस्टम का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बताइए, जब हम इसको पकड़ के छोड़े उस समय इसका वेलोसिटी कितना था? जीरो। इसका वेलोसिटी कितना था? जीरो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो सबसे पहली बात, इस सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। इसीलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का। लीनियर मोमेंटम इस सिस्टम का कंजर्व रहेगा। ये कंजर्व रहेगा, पहली बात। तो देखिए इनिशियली इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी जीरो था। तो देखिए मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ। इनिशियली m1 का वेलोसिटी जीरो और m2 का वेलोसिटी जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो। तो फाइनल मोमेंटम मान लेता हूँ मैं m2 का v1 है और देखिए फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो m1 और m2 का दोनों का वेलोसिटी क्या होना पड़ेगा? जीरो ही होना पड़ेगा। m1 और m2 का जीरो ही होना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों का वेलोसिटी जीरो ही होना पड़ेगा। ठीक है। अगर कुछ ना कुछ मोमेंटम रहता शुरू में तो तब जो है जब मैक्सिमम कंप्रेशन या इलॉन्गेशन के टाइम में जो है दोनों का वेलोसिटी सेम होता है। पहली बात आप ये हमेशा याद रखिए कि स्प्रिंग ब्लॉक के केस में ये मैं बता सकता हूं कि कैसे जो है जब देखिए जिस समय मैक्सिमम कंप्रेशन और इलॉन्गेशन के टाइम पे दोनों का वेलोसिटी सेम होता है, तो वेलोसिटी अगर मैं दोनों का सेम कर दूं, मान लेता हूं मैं ये भी है तो इसको भी इधर भी होना पड़ेगा। तो मैं यहां पर भी रखूंगा तो कुछ ना कुछ नेट आ जाएगा ना। इसीलिए नेट अगर जीरो होना है तो दोनों का कितना होना पड़ेगा? भी जीरो होना पड़ेगा। ठीक है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर कितना होगा? जीरो होगा। अब सोचिए जब मैक्सिमम कंप्रेस हो गया, चीज जो है मैक्सिमम कंप्रेस हो गया, अभी इलोंगेटेड था x0 से, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस समय मान के चलिए उस समय जो है इस दोनों का वेलोसिटी जीरो है। क्या है? m1 और m2 का वेलोसिटी हम निकाले हैं, जीरो है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना है इस सिस्टम का? जीरो है। तो जितना एनर्जी तो कंजर्व रहता है, एनर्जी तो कहीं जाएगा नहीं। तो इनिशियली इस सिस्टम के पास कितना एनर्जी था? हाफ के x0 का स्क्वायर। तो फाइनली जो है ke तो जीरो है इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है ये सारा एनर्जी फिर कहां चला गया होगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, यानी कि स्प्रिंग में। तो फिर स्प्रिंग में फर्दर इस समय कंप्रेशन कितना का होगा? x0 का कंप्रेशन। तो फिर स्प्रिंग कितना से कंप्रेस हो गया? x0 से। इसका मतलब स्प्रिंग के लेंथ में कितना हद से चेंज हुआ? x0 से इलोंगेटेड था, अब x0 से कंप्रेस्ड है, तो इसके लेंथ में कितना से चेंज हुआ? स्प्रिंग के लेंथ में डेल्टा एल आप कह सकते हैं 2x0 से चेंज हुआ। ठीक है, 2x0 से चेंज हुआ। अब एक बात और, इस स्प्रिंग में जो है स्प्रिंग के लेंथ में कितना का चेंज हुआ? 2x0 का। ठीक है। अब देखिए इस सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है। अगर इनिशियली जीरो था तो फाइनली भी जीरो है इस सिस्टम पर नेट फोर्स। अगर सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो तो सेंटर ऑफ मास के, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो मैं मान लेता हूं जब मैंने छोड़ दिया तो ये x1 चला, m1 x1 से चला और m2 x2 से इधर चला। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन को अगर चेंज नहीं होना है, सेंटर ऑफ मास पहले जहां था अभी भी वही होगा। तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब m1 x1 बराबर हो m2 x2 के। हैं, यानी कि इससे आप क्या कह सकते हैं? जब m1 x1 बराबर होगा m2 x2 के, तभी आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि x1 बराबर होगा m2 x2 अपॉन m1 के, इतना कह सकते हैं। और आपको पता है कि x1 से m1 चला और x2 से m2 चला,
तो जितना चला इस दोनों का समेशन कितना के बराबर आना चाहिए, 2x0 के बराबर आना चाहिए। और मैं यहाँ पर x1 को क्या लिख सकता हूँ, x1 को लिख सकता हूँ m2x2 अपॉन m1 प्लस x2। ये कितना के बराबर होगा, 2x0 के बराबर होगा। तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ x2 इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 इक्वल टू 2x0। तो यहाँ से x2 कितना आ गया, 2m1 x0 अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 कितना दूरी चला ये हम निकाल लिए। अब m1 कितना दूरी चला ये हम कहाँ से निकाल सकते हैं, अगर मैं x2 को इस इक्वेशन में पुट करूं, इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो x1 मिल जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं x1। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर। इस दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है और एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m2 है। ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। ये ब्लॉक जो है एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैं मान लेता हूं K है। अब क्या किया, कोई आदमी जो है इसको किसी चीज से मारा, एकदम मारा सटाक से, लाठी से मान के चलिए कोई इसको जोर से मारा और मार के तुरंत हटा लिया लाठी। तो मारने के जस्ट बाद मान लीजिए इसमें v0 वेलोसिटी डेवलप हो गया। मारने के जस्ट बाद उस लाठी के द्वारा इस पर इंपल्स लगा और उस इंपल्स के कारण इसमें मोमेंटम कितना डेवलप हुआ, m2 v0। तो अब हमसे पूछ रहा है कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सपेंशन, जब ये स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेट हो जाएगा उस समय कितना से इसमें इलोंगेशन कितना आएगा, कितना मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा इस स्प्रिंग में, सो बताना है। तो सबसे पहले देखिए एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सपेंशन, जब भी स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आए या इलोंगेशन आए उस समय जो है दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी सेम होता है। वेलोसिटी सेम का मतलब दोनों का स्पीड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। मैं ये बात बता सकता हूं कि कैसे सेम होगा, लेकिन इसकी इतनी जरूरत नहीं है, आप सीधा याद रखो कि ऐसा होता है, ठीक है, उसके पीछे नहीं पड़ेंगे हम। तो देखिए मैं मान लेता हूं, मैं एक फिर से बना रहा हूं इसका डायग्राम। ये m1 है, ये m2 है, ये स्प्रिंग है। मैं इस समय मान लेता हूं कि इस स्प्रिंग में अभी मैक्सिमम एक्सपेंशन हो चुका है, मैक्सिमम इलोंगेट हो चुका है स्प्रिंग। तो इस समय इस स्प्रिंग का इस दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। इस m1 और m2 का वेलोसिटी सेम होगा। तो मैं मान लेता हूं इसका वेलोसिटी v है, तो ये भी इस डायरेक्शन में, अगर ये v से चल रहा है तो ये भी कितना चलेगा, इस डायरेक्शन में v से। अब देखिए इस सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है, 0, कोई फोर्स लगाने वाला है, सरफेस भी स्मूथ है। इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस 0 है, स्प्रिंग क्या है, इंटरनल फोर्सेस। अगर स्प्रिंग F इस पर इधर लगाएगा तो इस पर इधर लगेगा, तो स्प्रिंग इंटरनल फोर्सेस है। देखिए तो F इधर लगाया तो F से इधर इसको भी खींचेगा, अगर इसको इधर खींचेगा स्प्रिंग तो इसको इधर खींचेगा। तो नेट कितना लगा रहा है स्प्रिंग, 0, यानी कि इंटरनल फोर्सेस का हमेशा फोर्स हम नहीं देखते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस इस सिस्टम पर कितना है, 0 है, यानी कि इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और बताइए इस सिस्टम का इनिशियली मोमेंटम कितना था, m2 v0, और इस सिस्टम का फाइनली मोमेंटम कितना है, m1 v प्लस m2 v। m2 v ये m1 है और ये m2 है, तो m1 v प्लस m2 v। तो यहां से v कितना आ गया, v आ गया m2 v0 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से v हमको मिल गया। जब मैक्सिमम इलोंगेशन है स्प्रिंग में उस समय दोनों का वेलोसिटी कितना है, ये हमको आ गया। अब देखिए सिस्टम का एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम, जब मैक्सिमम इलोंगेट हो चुका है, इस समय इस सिस्टम के पास जितना एनर्जी है उतना एनर्जी पहले रहा होगा। और पहले बताइए इस सिस्टम के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियली हाफ m2 v0 का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितना है स्प्रिंग में तो उस समय इलोंगेशन नहीं था, स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पर था, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में इनिशियली कितना था, 0 था। अब देखिए फाइनली जो है इस स्प्रिंग में है, इस स्प्रिंग में मान लेता हूं मैं एक्सपेंशन कितना से हो गया, मैक्सिमम एक्सपेंशन x से हो गया। तो इसमें फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर है, हाफ kx स्क्वायर। और इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है इस सिस्टम के पास, हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, इतना है। तो अब इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ m2 v0 का स्क्वायर और फिर हाफ kx स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर बाय 2 इंटू m1 प्लस m2, इतना लिख सकता हूं।
मैं इस इक्वेशन में अगर यहाँ से इक्वेशन 1 का यूज करके मैं इस इक्वेशन 2 में भी का वैल्यू रख दूँ, तो भी का वैल्यू रख दूँ, देखिए मैं करता हूँ। इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख सकता हूँ, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू m2 अपॉन 2 v नॉट का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 2 इंटू m1 प्लस m2, इतना लिख सकता हूँ मैं इस इक्वेशन को। तो अब देखिए, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ 2 बाई के इंटू m2 अपॉन 2 इंटू वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2 इंटू m1 प्लस m2, इतना लिख सकता हूँ। अब देखिए, मैं इसको अगर रूट ले लूँ तो क्या लिखूँगा, 2 बाई के m2 2 बाई के m2 बाई 2 इंटू वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2 इंटू m1 प्लस m2, इतना लिख दूंगा, इतना लिख दूंगा। तो इसमें मैं v का वैल्यू रख सकता हूँ। v का वैल्यू कहाँ से रख सकता हूँ, इस इक्वेशन 1 से मैं इसमें v का वैल्यू रखूंगा और x आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। इसमें क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जो m1 मास का है और एक दूसरा ब्लॉक है जो m2 मास का है। ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है जिस पे रखा हुआ है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब देखिए, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मैं मान लेता हूँ K है। अब कह रहा है इस पर कोई F फोर्स लगा रहा है इधर, और इस पर कोई F फोर्स ही लगा रहा है, F फोर्स इस पर भी लगा रहा है इधर के डायरेक्शन में। अब आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम, जब स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा, उस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आएगा, कितना से नमरेगा स्प्रिंग ज़्यादा से ज़्यादा, ये निकालना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले देखिए, इस सिस्टम पर F1 इधर लग रहा है और F इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है और F इधर लग रहा है, तो नेट F कितना है इस सिस्टम पर, 0 है, नेट तो 0 हो गया ना। और स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा इस सिस्टम पर वो तो इंटरनल फोर्स है। और देखिए इनिशियली m1 और m2 दोनों का वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो आपको पता है मैक्सिमम एक्सपेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे m1 और m2 दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। m1 और m2 दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। तो ये देखिए, मैं m1 बना दिया और मैं m2 बना दिया। अब देखिए ये स्प्रिंग, इस समय मान लेता हूं मैं इसमें कितना है, मैक्सिमम एक्सपेंशन है। तो मैं मान लेता हूं इस समय ये भी से चल रहा है इधर और ये भी से इधर चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, ठीक है। और साथ में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व ही रहेगा। और मैक्सिमम कंप्रेशन है, अभी मैक्सिमम इलोंगेशन है, तो मैक्सिमम इलोंगेशन के टाइम पर दोनों का वेलोसिटी भी सेम होगा। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम कितना था, m1 भी 0 से चल रहा था और m2 भी 0 से चल रहा था। और अभी कितना से चल रहा है, m1 v से और m2 v से। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, इतना है। तो फाइनल मोमेंटम कितना के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये कब 0 होगा, जब v 0 होगा, यानी कि ये v कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो अब देखिए मैं मान लेता हूं कि इसमें जो है अभी ये जो है मैक्सिमम इलोंगेशन होते होते तक ये m1 x1 से इधर गया और m2 x2 से इधर गया। तो बताइए इसमें मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना आया, x1 प्लस x2 है। तो देखिए अब मैं एनर्जी कंजर्व करूंगा। क्या मैं कंजर्व करूंगा, एनर्जी। इनिशियली इसके पास जितना एनर्जी था वो फाइनल एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन इनिशियल एनर्जी देखिए ना, इसके पास वेलोसिटी है और नो स्प्रिंग में इलोंगेशन था इनिशियली। तो इनिशियल एनर्जी तो सिस्टम के पास 0 था। लेकिन देखिए जब तक इलोंगेशन हुआ तब तक में F1 जो है वो कुछ वर्क डन किया। कितना वर्क डन किया, F फोर्स लग रहा था और x1 चला तो Fx1, और ये भी F कितना वर्क किया, Fx2। तो टोटल ये जो वर्क हुआ इस दोनों फोर्सेस के कारण, वो वर्क कहाँ जाएगा, वेलोसिटी तो दोनों का 0 है फाइनली। इसका मतलब वो वर्क कहाँ चला जाएगा, इसमें स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो बताइए स्प्रिंग कितना से इलोंगेट है, x1 प्लस x2। तो इसमें एनर्जी कितना है स्प्रिंग में, हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, वर्क डन बाय दीज टू फोर्सेस। तो ये देखिए पहले फोर्सेस के द्वारा वर्क डन कितना है, Fx1, और दूसरे फोर्सेस के द्वारा Fx2। तो देखिए k/2 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर कितना के बराबर होगा, Fx1 प्लस x2 के। यहां से x1 प्लस x2 एक कट गया तो क्या बचा, x1 प्लस x2 बराबर आ गया 2F/k के बराबर आ गया x1 प्लस x2। यानी कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा स्प्रिंग में, 2F/k के बराबर होगा इसमें। अब देखिए इस सवाल में यह भी पूछ रहा है कि x1 और x2 का वैल्यू निकालो। तो आप देखिए इस सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है, 0 है।
नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कब चेंज नहीं होगा? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तब चेंज नहीं होगा जब m1 x1 बराबर होगा m2 x2 के, तभी तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गया, m1 x1 बराबर होना चाहिए m2 x2 के, यहां से कि इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 था, इसीलिए इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो m1 अगर x1 से चला और m2 अगर x2 से इधर चला, उल्टी डायरेक्शन में चला दोनों, तो m1 x1 अगर m2 x2 के बराबर है, तभी जो है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहां से x1 बराबर क्या आ गया, m2 x2 अपॉन m1, x1 बराबर आ गया। ये अगर इक्वेशन 1 है और ये अगर 2 है, तो इस 1 इक्वेशन में अगर मैं 2 इक्वेशन को रख दूं x1 के बदला, तो क्या मिल जाएगा हमको, x1 मिल जाएगा। और फिर उस x1 को, x1 मैं कैसे निकालूंगा, एक में 2 को रखूंगा जिसमें रखता हूं, देखिए m2 x2 अपॉन m1 प्लस x2 इक्वल टू 2f/k। तो यहां से x2 क्या आ जाएगा, 2f/k इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2। x2 क्या आ गया, इतना आ गया। अब मैं इस x2 को अगर इस इक्वेशन नंबर 1 में रखूं, इस x2 को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूं, तो इसे क्या मिल जाएगा हमको, x1 मिल जाएगा। तो ठीक, अब देखिए हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक ब्लॉक है जो m1 है और एक ब्लॉक है जो m2 है। ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। कैसा सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। और ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। किसी से कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब हमसे पूछ रहा है इस सवाल में और कह रहा है इसमें कि m1 पर F1 लग रहा है इधर और m2 पे F2 लग रहा है, और आपको बताना क्या है, इस स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम एलोंगेशन होगा ये निकालना है। तो अब देखिए इस सवाल में दिक्कत क्या है, पिछले सवाल में क्या था कि सिस्टम पर नेट फोर्स 0 था, लेकिन इस सिस्टम पर देखिए F2 लग रहा है, ये फोर्सेस इक्वल नहीं है। अगर F2 बराबर होगा तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स इधर लगेगा कुछ ना कुछ, F2 माइनस F1 के बराबर। अगर F1 बराबर होगा तो इस सिस्टम पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, F1 माइनस F2 के बराबर। तो देखिए नेट फोर्स 0 नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा और इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट तब ट्रू होता है जब सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो। और स्प्रिंग का तो आपको पता है, स्प्रिंग अगर इस पर F इधर लगाएगा तो दूसरा स्प्रिंग इस पर भी F उल्टी डायरेक्शन में लगाएगा, तो नेट फोर्स सिस्टम पर स्प्रिंग कितना लगाएगा, 0। इसलिए स्प्रिंग इंटरनल फोर्सेस को हम नहीं देखते, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना कुछ है। इसीलिए ये सिस्टम, इस सिस्टम को मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इस सिस्टम का जो है एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, ये मैं नहीं कह पा रहा हूं। तो अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करूं, इस क्वेश्चन में क्या करूं ताकि इसका जो है इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो जाए। कौन सा मैं ऐसा फ्रेम चुनूं कि सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो आप सोचिए कि अगर मैं इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं एक बार के लिए, अगर मैं इस सिस्टम के, ये m1 है और ये m2 है और ये क्या है, ये सरफेस है। ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। अब देखिए ये क्या है, स्प्रिंग है। ये क्या है, स्प्रिंग है। अगर मैं इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं तो मैं क्या कहूंगा, ये वास्तव में स्प्रिंग कैसे चलेगा, ये ऐसे ऐसे स्प्रिंग चलेगा। इसमें स्प्रिंग ऐसे 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 बढ़ते 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 चलेगा, ऐसे चलेगा स्प्रिंग इस पे। इससे जब ऐसे करके चलाइएगा ना, इसको देखिएगा ना आप, जब ऐसे करके ये ऐसे 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 बढ़ते जाएगा स्प्रिंग टेबल पे। लेकिन अब दिक्कत क्या है, जब अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं तो मैं तो कहूंगा कि सेंटर ऑफ मास थोड़ा देर के बाद भी मेरे पाँव के नीचे है और पहले भी पाँव के नीचे था। इसका मतलब मेरे लिए सेंटर ऑफ मास नहीं घूम रहा है। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठने का मतलब क्या है कि मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, यानी कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बात कर रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास का यहां पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, वो कितना है। अगर मैं मान लेता हूं F2 बड़ा है, एक बार के लिए मैं मानता हूं F2, इस पर लग रहा है F1, मैं मान लेता हूं F2 बड़ा है F1 से, तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन अगर मैं मानूं a है, तो वो a कितना के बराबर होगा, a इस डायरेक्शन में होगा और वो बराबर होगा F2 माइनस F1 अपॉन
m1 प्लस m2। तो देखिए जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो आप कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है मेरे लिए, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कब 0 होगा? जब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, और इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, वो बराबर होगा। तभी तो अगर इस पर मान के चलिए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एफ नेट इधर की तरफ लग रहा है और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एफ नेट इस पर इधर लग रहा है, तो वो दोनों एफ नेट बराबर होगा। तभी तो एफ नेट इधर, तो नेट कितना हो गया? 0। इसीलिए सेंटर ऑफ मास मेरे लिए रुका हुआ है। तो आप सीधा समझ जाइए कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो नेट फोर्स 0 होगा ही होगा। अब मैं निकाल के भी दिखाता हूं कि कैसे 0 होगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना आ गया? इतना आ गया। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं तो इस दोनों ब्लॉक पे क्या लगाऊंगा? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स इस पर, अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन इधर ए था तो सूडो फोर्स इस पर किधर लगेगा? इस ए के उल्टी डायरेक्शन में। कितना के बराबर फोर्स लगेगा? m1 a के बराबर। और इस पर भी किधर लगेगा? इस ए के उल्टी डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में m2 a। तो बताइए एफ नेट, इस पर जो एफ नेट लग रहा है, इस ब्लॉक पर जो एफ नेट लग रहा है, वो एफ नेट कितना के बराबर होगा? वो एफ नेट बराबर होगा, इस डायरेक्शन में एफ नेट मैं मान रहा हूं, तो f1 प्लस m1 a के बराबर होगा। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। f1 प्लस m1 इंटू f2 माइनस f1 अपॉन m1 प्लस m2 इतना के बराबर होगा। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये m2 f1 प्लस m1 f2 अपॉन m1 प्लस m2, एफ नेट इतना के बराबर आ जाएगा। और बताइए इस पर, इस डायरेक्शन में, मैं एफ नेट को किस डायरेक्शन में माना हूं? इस डायरेक्शन में। तो ये एफ नेट कितना के बराबर होगा? ये एफ नेट कितना के बराबर होगा? ये एफ नेट बराबर होगा आपको f2 माइनस m2a। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये भी आ जाएगा आपको m2 f1 प्लस m1 f2 अपॉन m1 प्लस m2 इतना के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों एफ नेट इस फ्रेम में क्या है? बराबर है। इसका मतलब इस फ्रेम में, इस सिस्टम पर लगने वाला फोर्स अगर एफ नेट इधर है, एफ नेट इधर की तरफ लग रहा है, तो इस सिस्टम पर इधर भी लग रहा है एफ नेट, तो नेट कितना लग रहा है इस फ्रेम में? 0 लग रहा है। तो अब मैं इस फ्रेम में इसके लीनियर मोमेंटम को भी कंजर्व कर सकता हूं और इसके सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को भी कंजर्व कर सकता हूं। तो ठीक है, हमें मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि इस फ्रेम में ये x1 चला, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक x1 चला, ठीक है, ये ब्लॉक x1 चला और ये ब्लॉक x2 चला। और देखिए एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एक्सपेंशन दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। तो मैं मान लेता हूं अगर v है इसका, इधर की तरफ मैं मानता हूं v इसका, तो इसका भी मुझे मानना पड़ेगा इधर की तरफ भी। तो ये दोनों भी को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या है? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। तो फाइनल मोमेंटम कब 0 होगा? जब भी 0 होगा। इसका मतलब जब मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा उस समय इस सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी तो इस सिस्टम के पास 0 होगा। और पोटेंशियल एनर्जी, ये x1 से चला और ये x2 से चला, तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन कितना से हुआ? x1 प्लस x2 से। तो इसमें एनर्जी कितना स्टोर हुआ? हाफ के x1 प्लस x2 के होल स्क्वायर, इतना के बराबर। तो ये फाइनल एनर्जी है। ये कितना है? एनर्जी इतना है फाइनली एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एक्सपेंशन। इस सिस्टम के पास एनर्जी कितना है? इतना है। और ये एनर्जी आया कहां से? इस दोनों एफ नेट के द्वारा किया गया वर्क डन। तो बताइए ये एफ नेट कितना वर्क किया? एफ नेट इंटू x1 प्लस x2, ठीक है। और ये एफ नेट, ये वाला एफ नेट कितना से वर्क डन किया? ये दूसरी तरफ वाला एफ नेट, ये भी क्या? एफ नेट इंटू x2 से। तो देखिए एक तो किया एफ नेट इंटू x1 प्लस x2, तो दूसरा x1, एफ नेट x1, एक तो x1 से चला, m1 x1 से चला, उस पर कितना फोर्स लग रहा था? एफ नेट। तो वो वर्क डन कितना किया? एफ नेट x1। और फिर दूसरा m2 पे कितना लग रहा था? एफ नेट। और वो कितना से चलेगा? वो भी x2 से चलेगा। तो एफ नेट इंटू x2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एफ नेट इंटू x1 प्लस x2 इतना लिख सकता हूँ। और इस तरफ क्या है? हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इसको काटेगा तो x1 प्लस x2 कितना के बराबर आ जाएगा? x1 प्लस f2 आ जाएगा 2f नेट अपॉन k के बराबर आ जाएगा। तो ये x1 प्लस x2 क्या है? मैक्सिमम एक्सपेंशन। अब अगर कोई कहे कि इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एक्सपेंशन, अगर कोई पूछे आपको
एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एक्सपेंशन, अगर आपसे कोई पूछे कि जब स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन था उस समय सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक कितना चल रहा था x1 और ये ब्लॉक कितना चल रहा था x2, तो ये x1 और x2 का कोई वैल्यू निकालने के लिए बोले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 था, तो इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी चेंज नहीं होगा। यानी कि ये कब चेंज नहीं होगा, जब m1 x1 बराबर होगा m2 x2 का, तो वहां से हम जो है x1 और x2 में एक इक्वेशन निकाल लेंगे और उसका जब इसमें यूज करेंगे तो x1 और x2 निकल जाएगा। और यहां पर मैं fnet का वैल्यू यहां से रख सकता हूं।